हेलो बच्चों, ये हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन को। तो सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन जीएच। देखिए, ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। और याद रखना, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब जो अगला हार्मोन है यहाँ पे वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है। देखो, फीमेल्स में जो प्रोलैक्टिन है ना, ये मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, और उसमें मिल्क के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, याद रखना। अगला जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि TSH। नाम से क्लियर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, थायराइड ग्लैंड है। और वहाँ पे ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस भी, सिक्रीशन भी। किसका, थायराइड हार्मोन्स का। किससे, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अभी थायराइड ग्लैंड के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ACTH। ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाता है। ऐसे हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर कहाँ से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए, अब जो आगे देखते हैं क्या है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है वो है LH एंड FSH। LH का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनेजिंग हार्मोन, एंड FSH का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको हम गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। नाम से क्लियर है, गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, गोनेड्स पे। मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज पे, ठीक है। अब देखिए, LH एंड FSH दोनों मेल के पास भी है, फीमेल के पास भी है। तो LH मेल्स में क्या करता है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस। इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाना चाहती हूँ। एक मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो LH है ना, मेल्स के केस में LH को ICSH भी कहते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स पे, या इसी को कहते हैं लेडिक सेल्स, ठीक है। और यहाँ से फिर सिक्रीट होता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स किसी एक हार्मोन का नाम नहीं है। मेल सेक्स हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली एंड्रोजन्स कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ऐसे इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो आप ये याद रखना कि मेल्स में LH क्या कर रहा है। अब चलो इसको हटाती हूँ। अब है कि फीमेल्स में LH क्या करता है, तो इंड्यूसेज ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स। फीमेल्स में LH को ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग हार्मोन कहते हैं। ये ओव्यूलेशन करवाता है जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स यानी ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसको रप्चर करवा के ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि जो LH है ये क्या करता है, मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट ऑफ GF, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल। इसको और ज़्यादा हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। यहाँ पे देखिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसको मेंटेन करता है LH, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उससे सेकेंडरी उस साइड रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल के जो बचे खुचे सेल हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। और जो LH है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है वो है FSH, ठीक है। अब FSH फीमेल्स में क्या करता है, देखो FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से क्लियर है, ये क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो देखिए क्या करता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे एक टॉपिक है सेपरेट, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। वहाँ पे हम फॉलिक्यूलोजेनेसिस में इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मेल्स में क्या करता है ये FSH, मेल्स में FSH एंड एंड्रोजन्स जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको हटाती हूँ।
अब हमारा जो नेक्स्ट है हार्मोन वो है एमएसएच। याद कीजिए एमएसएच बताया था, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से एमएसएच सिक्रीट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है मेलेनोसाइट्स पे। मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं? मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। इस पे एक्ट करके ये रेगुलेट करता है, एक मिनट, क्या रेगुलेट करता है? पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को रेगुलेट करता है। हालांकि याद रखना कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है स्किन की कलर को रेगुलेट करने में। हमारे में कोई खास रोल है नहीं स्किन की कलर को रेगुलेट करने में, ठीक है। चलिए अब हटा देते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक मिनट। अब जो अगला हार्मोन है हमारे पास वो है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? देखो एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारी बॉडी के स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स, फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय ये यूटेरस पे एक्ट करके उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, मायो एपिथेलियल सेल्स पे एक्ट करके मिल्क को रिलीज करवाता है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रोलैक्टिन जो अभी हमने पढ़ा वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए था, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन याद रह जाएगा, और जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क को रिलीज करवाता है, ठीक है। अब अगला हार्मोन हमारे पास है, इसीलिए इसको मिल्क, जो ऑक्सीटोसिन है इसको मिल्क रिलीजिंग हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हार्मोन है वासोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन भी कह दो। इसका एक और नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH। ये क्या करता है? ये एक्ट्स मेनली एट किडनीज, ये मेनली किडनीज पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। किडनीज पे एक्ट करके वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और इस प्रकार ये क्या करता है? रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू वाटर के लॉस को कम करता है, यानी कि डायूरेसिस नहीं होने देता है। अगर वाटर का लॉस होता है यूरिन के थ्रू तो उसे कहते हैं डायूरेसिस, लेकिन ये डायूरेसिस नहीं होने देता, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देता, यूरिन को कंसंट्रेट करके रखता है। ये एंटी डायूरेटिक है ना, तो ये डायूरेसिस नहीं होने देता है। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए और लिखा है, आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ ADH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इसे बनाया नहीं है, बनाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। और ये ADH एक्ट करता है, एक मिनट, ये ADH कहाँ पे एक्ट करता है? रीनल ट्यूब्यूल पे यानी कि नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। याद रखना DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके क्या करता है? वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है और इस तरह से ये वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है, डायूरेसिस नहीं होने देता है, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देता है, यूरिन को कंसंट्रेट करके रखता है। तो ये था ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। अब चलो अब इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो हार्मोन जो होते हैं ना वो अगर कम सिक्रीट हो रहे हैं तो भी बीमारी हो जाएगी, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है ना कि लो सिक्रीशन ऑफ GH यानी ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि अगर चाइल्डहुड के दौरान ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन होता है यानी कि हाइपो सिक्रीशन होता है तो जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाएगी, कद जो है वो छोटा हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा और उसी को कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। लेकिन मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगा, ठीक है। जाइगेंटिज्म, दूसरा क्या है? जाइगेंटिज्म। इसमें क्या होता है? ओवर सिक्रीशन ऑफ GH ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि अगर चाइल्डहुड के दौरान ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाता है, मीन्स हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, तो क्या होगा? एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ हो जाएगी, जो हाइट है वो एबनॉर्मली लंबा हो जाएगा, इसी को कहते हैं जाइगेंटिज्म। और तीसरा है एक्रोमिगैली। इसमें क्या होता है कि ओवर सिक्रीशन ऑफ GH इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडल एज, कि अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो इससे भी गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। क्या होता है कि सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है स्पेशली फेस का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्रोमिगैली और इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और अगर समय पे पता नहीं चला तो प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है। तो ये तीनों तो था ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब अगला जो चौथा है वो है डायबिटीज इंसिपिडस।
ये एडीएच से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इम्पेयरमेंट इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एडीएच, कि अगर एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में कोई गड़बड़ी हुई तो फिर डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। आप याद करो एडीएच क्या कर रहा था, हमने भी पढ़ा ना एडीएच के बारे में कि ये किडनीज पे एक्ट करके पानी को रीअब्जॉर्ब कराता है। लेकिन अगर एडीएच की कमी हो गई तो जो किडनीज हैं उसका पानी को रीअब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, और जब वाटर का लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो ये था डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो आपको डिसऑर्डर्स भी याद रखने हैं और इसी के साथ हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे हमारा जो दूसरा ग्लैंड है जो अभी हमने पढ़ना है वो है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड या इसको पीनियल ग्लैंड भी कह देते हैं, आपको जो सही लगे आप बोलो, पाइनियल बोलो, पीनियल बोलो, आपकी मर्जी, दोनों एक ही है। ठीक है, अपना अपना उच्चारण करने का तरीका है। देखो इसकी लोकेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, अब ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर रिदम, डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के 24 आवर रिदम के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? मेलाटोनिन। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, कि हमारे जो सोने जागने का साइकिल है, सोने जागने का जो चक्र है उसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। बॉडी टेम्परेचर का भी रिदम होता है तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो मेलाटोनिन है इट इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। इसके अलावा जो मेलाटोनिन है ये मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया पीनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड के बारे में। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगली जो ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड ग्लैंड। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। सबसे पहले हम इसके लोकेशन को देखेंगे। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है कि जो थायराइड ग्लैंड है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, ये 2 लोब्स से बना होता है, यानी कि ये बाइलोब्ड ग्लैंड है। साथ ही याद रखना जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब लोकेशन इनके लोब्स के बारे में बताया गया कि इनके जो लोब्स हैं लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। अब समझेंगे, ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये इस ग्लैंड की ये वाली हो गई एक लोब और ये दूसरी लोब हो गई, और ये है ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। तो इनके जो दोनों लोब्स हैं वो ट्रेकिया के दोनों साइड में लोकेटेड हैं। ठीक है, अब है कि बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। यानी कि इसके दोनों जो लोब्स हैं ना वो इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। किससे? इस्थमस से। इस्थमस क्या है? तो थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो इस्थमस होता है ना ये है इस्थमस, ये थायराइड ग्लैंड का नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। तो ठीक है, ये हो गया लोकेशन वोकेशन। अब चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना ये बने होते हैं फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से। आप थायराइड लोब को कट करके देखेंगे ना तो आपको फॉलिकल्स अंदर मिलेंगे, नजर आएंगे। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स है एंड स्ट्रोमल टिश्यूज हैं। अब जो फॉलिकल्स हैं ये क्या होते हैं? फॉलिकल्स इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी। अभी दिखाती हूँ, फॉलिकल्स में फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। अब देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये देखो थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बाइलोब्ड ग्लैंड है, याद रखना। ये देखो ये है थायराइड फॉलिकल, ये 3 फॉलिकल मैंने दिखाए, तो ये एक फॉलिकल है और ये फॉलिकल के फॉलिक्यूलर सेल्स हैं और ये एक कैविटी को एनक्लोज कर रहे हैं जिसको ल्यूमन कहते हैं। अब ये जो फॉलिकल के फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ना ये सिक्रीट करते हैं TH यानी कि थायराइड हार्मोन। और इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए कि जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स बनाते हैं जिसमें से एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी कि T4 और जो दूसरा है वो है ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3। अब जो T4 है ना इसी को थायरॉक्सिन कहते हैं, याद रखना। जो आप थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन बोलते रहते हैं ना वो किसको कहते हैं? T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, अब ये T3 एंड T4 को
मिला के थायराइड हार्मोन कहते हैं। साथ ही याद रखना, थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। बिना आयोडीन थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स T3 T4 नहीं बना पाएंगे। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब फॉलिकल के बाहर है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। इस डायग्राम में आप देख ले, ये एक मिनट, ये है फॉलिकल, ये तो है फॉलिकुलर सेल्स, और इसके बाहर ये है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं कैल्सीटोनिन। अब इसको हटाओ, देखो जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं ये फॉलिकल के बाहर है, ये क्या सिक्रीट करती हैं, तो ये सिक्रीट करती हैं थायरोकैल्सीटोनिन, TCT, या सिंपली कह दो कैल्सीटोनिन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और ये जो कैल्सीटोनिन है ये रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इसके बारे में और आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम इसको हटाते हैं। अब आगे है फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो पहला क्या है, रेगुलेशन ऑफ BMR, कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, यानी कि ये RBC फॉर्मेशन की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, और RBC फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कहते हैं इरेथ्रोपोएसिस, तो ये इरेथ्रोपोएसिस को सपोर्ट करते हैं। तीसरा है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। चौथा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करते हैं। ये चार फंक्शन तो NCERT के थ्योरी में दी हुई है। जब आप NCERT पढ़ोगे तो थ्योरी में ये चार फंक्शंस दिए हैं। इसके अलावा दो फंक्शन समरी में दिए गए हैं। देखो याद रखना कि जो थायराइड हार्मोन्स है ना, ये फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो समरी में NCERT ने लिखा है कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन को रेगुलेट करता है, एंड दूसरा लिखा है कि ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन भी याद रखना। तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए, अब आगे हम बात कर लेते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, देखो क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म, कि अगर हमारे डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। देखो मैंने बताया ना कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको थायराइड हार्मोन्स यानी T3 T4 बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। बिना आयोडीन के वो T3 T4 नहीं बना सकते हैं। तो अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो उससे क्या होगा कि T3 T4 का लेवल डाउन जाएगा, थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होगा, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज कर जाएगी, और इसी को कॉमनली कॉल्ड गोइटर, इसी को कॉमनली क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। देखो गोइटर टर्म हम एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड के लिए यूज करते हैं, रीजन कोई सा भी हो। ठीक है, तो एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड के लिए टर्म यूज किया जाता है गोइटर, कारण कोई भी हो। तो ये है आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। आगे हम पढ़ेंगे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी होता है जो कि अलग है, ये आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर है। अब देखो, अब क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, की अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उससे क्या होगा, बच्चे को क्रेटिनिज्म यानी कि स्टंटेड ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग बेबी हो जाएगा। बेबी को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो IQ हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन हो सकता है, डेफ म्यूटिज्म हो सकता है, यानी कि वही गूंगा बहरा हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है कि इन एडल्ट वुमन, की अगर एडल्ट महिला में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि अगर किसी में थायराइड कैंसर हो जाता है या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है तो इससे क्या होगा कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ TH यानी थायराइड हार्मोन एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म।
ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे एनसीईआरटी ने डिस्कस करा है एक्जॉप्थेल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज के बारे में। एनसीईआरटी ने जितना बताया है उतना ही पढ़ेंगे, आप इसको आगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म का एक फॉर्म है। कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या है, तो इसमें भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, टीजी का मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज कर जाती हैं, और प्रोड्यूसन ऑफ आई बॉल्स ऐसे बाहर की ओर उभरने लगते हैं, मेढक जैसे आंखें हो जाती हैं, उभरी हुई सी आंखें हो जाती हैं। और BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपने याद करने हैं। तो ये था थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में, और इसी के साथ यहाँ पे हमने थायराइड ग्लैंड कंप्लीट करा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड। चलो, अब है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, ये देखो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपने पहचान ही लिया होगा। देखो इन ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में। ये देखो थायरॉयड का ये लोब दिख रहे हैं ना, थायरॉयड ग्लैंड्स के ये 2 लोब्स दिख रहे हैं, ये थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में। ये देखो ये 4 जो लाल लाल रंग से दिखाए गए हैं, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। कहाँ पे है, थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट है। 1 पेयर इच इन द 2 लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, दोनों लोब्स में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में। तो लोकेशन क्लियर है। अब चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, ये सिक्रीट करती है, सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में PTS कहते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। केमिकल नेचर भी आप याद रखना हार्मोन्स के, ठीक है। अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है PTH, ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, यानी कि ये इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ठीक है, याद रखना। अब है कि द सिक्रीशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, कि PTH के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, तो PTH का सिक्रीशन जो है उसको रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, ये याद रखना सिंपली। अब चलो, अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, पैराथायरॉयड हार्मोन की फंक्शन की बात करें, 1 मिनट, तो देखो क्या है, पहला क्या है कि PTH एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन, कि जो PTH है ये कहाँ पे एक्ट करता है, बोन्स पे, हड्डियों पे एक्ट करता है, और बोन रिजॉर्प्शन या डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ठीक है। अब दूसरा ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी पे भी एक्ट करता है और रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन करवाता है। तीसरा इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो देखो कुल मिला के ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, इसको क्या करना है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है। तो इन 3 तरीके से ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो, अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो PTH यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और दूसरा है TCT, याद है ना, वही बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन। ये कौन सिक्रेट करता है, थायरॉयड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है वो एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसका कि क्या नाम है, TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन। और ये PTH एंड थायरोकैल्सिटोनिन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ये दोनों जो है PTH एंड TCT, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। याद रखना, PTH हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, और TCT हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन है, ये घटाएगा, ठीक है। तो दोनों एंटागोनिस्टिक है, यानी एक दूसरे का उल्टा कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हटाते हैं इसको। अब यहाँ पे जो अगली ग्रंथि है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब इसके लोकेशन की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बिटवीन लंग्स यानी कि लंग्स के बीच में है, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन के पीछे है, और ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओटा, एओटा के वेंट्रल साइड पे है। तो ये लोकेशन याद रखना।
अब है कि जो थाइमस ग्लैंड है प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। अब अगर इनके हार्मोन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड जो है वो पेप्टाइड हार्मोन्स थाइमोसिन्स सिक्रीट करते हैं। अब थाइमोसिन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन से अब इनके अगर फंक्शन की बात करें तो मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में थाइमोसिन्स का मेजर रोल है, जिससे कि हमें CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। इसके अलावा जो थाइमोसिन्स हैं ये प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी ये जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सब इनको हम डिटेल में जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझ लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखिए क्या है कि ओल्ड इंडिविजुअल्स में मतलब बढ़ती उम्र के साथ जो थाइमस है वो थाइमस इज डिजेनरेटेड, ये डिजेनरेट करने लगती है। उससे क्या होता है कि थाइमोसिन्स का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है और बुढ़ापे में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। सबसे पहले अगर इनकी एड्रीनल ग्लैंड के लोकेशन की बात करें तो इसके नाम में ही इसका लोकेशन छुपा हुआ है। देखो एड्रीनल में एड का मतलब होता है नियर, एडजेसेंट, एंड रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है। मीन्स जो एड्रीनल ग्लैंड है वो किडनी के आसपास है। हमारे में एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा का मतलब होता है एबव, यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर है। अब है कि एड्रीनल ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये 2 तरह के टिश्यूज से बने होते हैं। एक है सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू जिसको कहते हैं एड्रीनल मेडुला, और जो आउटसाइड लोकेटेड टिश्यू है उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब आप डायग्राम देखना चाहें तो आप, मेरे पास तो बहुत ही छोटा सा ये डायग्राम है, ये मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये है किडनी, किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड है। अब एड्रीनल ग्लैंड के अगर सेक्शन को काट के देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें ये जो सेंटर में है ये है एड्रीनल मेडुला और ये जो बाहर है ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रीनल मेडुला की बात कर लेते हैं। जो एड्रीनल मेडुला है इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन सिक्रीट्स करते हैं, 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है एड्रीनलिन या इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन और इसी का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब है कि दीज हार्मोन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामिन्स, ये भी याद रखिएगा। अब है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, किसी तरह का तनाव है, हालांकि याद रखना स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कहते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एमरजेंसी के सिचुएशन में ये हार्मोन जो है वो रैपिडली सिक्रीट होते हैं एमरजेंसी सिचुएशंस में, तो इन्हें एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं या इन्हें हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इन हार्मोन्स का एक्शन क्या है, अब देखो इन दोनों हार्मोन्स को आप एंटागोनिस्टिक मत समझ लेना। ठीक है, एंटागोनिस्टिक नहीं है। अब इनके एक्शंस क्या है, तो इनका एक्शन है कि इंक्रीज अलर्टनेस, ये अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, कहते हैं ना कि आंखें फटी की फटी रह गई है ना, कुछ इमरजेंसी आ गया, मान लो आपके सामने असली का शेर आ गया तो आपके साथ जो जो होगा वो आप सोच लो, तो इसका क्या है प्यूपिलरी डायलेशन करवा देता है ना, आंखें फटी की फटी रह गई वो वाली हालत हो जाती है। दूसरा है पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है रेजिंग ऑफ हेयर, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए तो वो करवा देता है। स्वेटिंग पसीने छूटने लग जाते हैं कहते हैं ना हम, तो वो स्वेटिंग करवाएगा। इसके अलावा ये इंक्रीज हार्ट बीट को इंक्रीज करवा देता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करवा देता है। ये क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करवा देता है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और फिर ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है। लिपिड्स का ब्रेकडाउन यानी कि लाइपोलाइसिस एंड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन यानी कि प्रोटियोलाइसिस को ये स्टिमुलेट करता है। तो ये तो हो गया एड्रीनल मेडुला के बारे में। अब चलो एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो अब है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ये
आउटर टू इनर है, ठीक है। मतलब जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये आउटर लेयर है, जोना फेसिकुलाटा है ये मिडल लेयर है, एंड जो जोना रेटिकुलरिस है ये इनर लेयर है। तो आप इसको आउटर टू इनर याद रखना GFR से, ये ट्रिक है GFR, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब देखो, अब तीनों के अपने अपने हॉर्मोन्स हैं तो देख लेते हैं। जो जोना, देखिए एक्चुअली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, ये कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं जिनको कि कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये बनाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करता है। और हमारी बॉडी में जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब है जो जोना फेसिकुलाटा है ये बनाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, और हमारी बॉडी में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल। इसके अलावा जो जोना रेटिकुलरिस है ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स बनाते हैं। अब आइए हम इनके फंक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डोस्टेरॉन की। जो एल्डोस्टेरॉन है ये मेनली कहाँ पे एक्ट करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है, और वहाँ पे एक्ट करके ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है, और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस, और इसका क्या करवा देता है, एक्सक्रीशन करवा देता है। इस प्रकार ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, इनके मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, देखो इसको, इस शब्द को तोड़ दो। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू नया, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, it is the process of forming new glucose from non-carbohydrate molecules। नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। हमारी बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से भी ग्लूकोज बना सकती है, जैसे कि एमिनो एसिड भी तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करता है। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ये क्या करता है, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स को इनहिबिट करता है। सेल से कहेगा सेल अमीनो एसिड अपटेक मत करो, यूटिलाइज मत करो, तो ये इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब देखो एक मिनट, हाँ देखिए अब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये आपको पता है। अब देखो जो कॉर्टिसोल है ये क्या है, इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, कि कॉर्टिसोल का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है, ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि इराइथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। तो ये कुछ फंक्शन थे जो आपने देखा। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं, और ये क्या करते हैं, तो प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर के ग्रोथ में इनका रोल है, ठीक है। अब आइए अब एक डिजीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, एडिसन्स डिजीज की, ठीक है। क्या है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का अगर प्रोडक्शन कम हो जाए, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का, तो फिर एडिसन्स डिजीज हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिसके कारण वीकनेस यानी कि कमजोरी एंड फैटिग यानी कि थकावट का अनुभव होता है, और एडिसन्स रोग हो जाता है। तो ये एडिसन्स डिजीज के बारे में याद रखना।
अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। आपने पढ़ा होगा कि जो पैनक्रियाज है वो एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मीन्स पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को कहते हैं एसिनाई और एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैक्सिमम तो एक्सोक्राइन पार्ट ही है 98 to 99%, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रिएटिक जूस बनाता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी लिखती भी है कि देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैनक्रिएटिक टिश्यू। कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ब्रैकेट में, 1 से 2 मिलियन होते हैं, जो कि पैनक्रिएटिक टिश्यू का 1 से 2% होता है, ये भी मैंने बताया। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आप 2 मेन टाइप की सेल्स का नाम याद रखो, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स है ये सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन है, और बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, अब इनके फंक्शन को हम एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए अब इन हार्मोन्स के हम फंक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाएगा। कैसे करवाएगा? तो देखिए ये क्या करता है, जो ग्लूकागॉन है एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल्स, ये मेनली लीवर सेल्स पे एक्ट करता है, और लीवर सेल्स को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और एक्ट करके क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है, और जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। साथ ही ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, तो इससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। और अगला ये क्या करता है, रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है। ये सेल से कहेगा सेल्स ग्लूकोज अपटेक मत करो और यूटिलाइज मत करो। ठीक है, तो ये था ग्लूकागॉन जो कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे करता है हमने देखा, एनसीईआरटी में जितनी बातें दी हैं वो हमने देख लिया। अब चलो अब हम इंसुलिन की बात कर लेते हैं। जो इंसुलिन है वो इसका एंटागोनिस्ट, ये जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, मीन्स एक दूसरे का अपोजिट काम करेगा। देखो जो इंसुलिन है ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। वो क्या था, वो हाइपरग्लाइसेमिक था, वो क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ये हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है। एडिपोसाइट्स क्या है, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। ठीक है, और ये क्या करता है, इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को एनहेंस करता है। सेल्स से कहेगा सेल्स ग्लूकोज अपटेक करो और यूज करो फटाफट। साथ ही इससे क्या होता है कि रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, इससे ग्लूकोज का रैपिड मूवमेंट होता है ब्लड से हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स में। हिपेटोसाइट्स क्या करेंगे, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना लेंगे, और जो एडिपोसाइट्स हैं ये ग्लूकोज से फैट बना लेंगे। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, ये ग्लाइकोजन का निर्माण करवाता है। वो क्या करवा रहा था, वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा रहा था। तो देखिए जो इंसुलिन है ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो कैसे करेगा, तो 3 तरीके से कर सकता है। पहला तो ये सेल से कहेगा कि सेल्स ग्लूकोज को अपटेक करो और यूज करो। दूसरा ये लीवर सेल से कहेगा, लीवर सेल्स तुम एक काम करो, ग्लूकोज को स्टोर कर लो, ग्लाइकोजन बना लो, तो ये ग्लाइकोजन का निर्माण करवाएगा। तीसरा ये उन सारी रिएक्शन को रोकेगा जिससे कि नया ग्लूकोज बनता था, तो ये नया ग्लूकोज बनने नहीं देगा। तो ये हो गया। अब चलिए अब आगे हम इसके डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक डिसऑर्डर की बात करते हैं, डायबिटीज मेलिटस। इसका क्या है कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गया या इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो लंबे समय तक अगर ऐसा रहा तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाएगा जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस होगा। इसके अलावा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब आगे एनसीईआरटी ने लिखा है कि डायबिटिक पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी, की डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी से सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। देखो एक्चुअली जो डायबिटीज़ मेलिटस है ना, ये भी दो तरह का है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। एनसीईआरटी ने वैसा कुछ जिक्र नहीं करा तो इसीलिए मैं भी नहीं बता रही, अगर एनसीईआरटी में होता तो मैं आपको डिटेल में बताती। एनसीईआरटी ने बस जनरलाइज्ड लिख दिया, तो आप भी बस इतना ही याद रखो, आपके लेवल पे आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। इसी के साथ यहाँ पे पैनक्रियाज ग्लैंड कंप्लीट होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन आज का ये लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। बस एक लेक्चर और लगेगा और बहुत छोटा बचा है, जो मेजर पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया। 10 मिनट और लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आज के ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।